नमस्कार साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। RWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी के लिए एक और GS विषय का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हूं। सभी प्रश्नों को आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से देखना है, सोच समझ के जवाब देना है, जैसा कि पिछली क्लासों में आप सभी लोग करते आए हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। दैया जी, मनोज यादव जी, अमन जी, रितु जी, अलिश्का जी, आदर्श जी, दीपक जी, राहुल जी, रणवीर जी, कमल जी, अरुण मीणा जी, रौनक जी, अमन जी, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बेटा। जिनका नाम नहीं लिया उनका भी स्वागत है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? आपने लुई ब्रेल का नाम तो अवश्य सुन रखा होगा, है ना? है ना? किनका? लुई ब्रेल किस देश से संबंधित थे? फ्रांस से संबंधित थे। और 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, ब्रेल लिपि उसे हम बोलते हैं। ये किससे संबंधित थे? ब्रेल लिपि से संबंधित थे। और ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? जो नेत्रहीन हैं। किनसे? नेत्रहीन हैं। उनके पढ़ने के लिए, उनके समझने के लिए जो लिपि काम करती है वो ब्रेल लिपि काम करती है ना? और इसमें कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। 3 प्रश्न और बन सकते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया। लुई ब्रेल किस देश से संबंधित थे? तो फ्रांस से संबंधित थे। और नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं वो किस लिपि की सहायता से अध्ययन करते हैं? तो ब्रेल लिपि की सहायता से करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो स्क्रीन पर आपके सामने आए उससे पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं। मैराथन आपकी स्टार्ट हो रही है 18 तारीख से। उसमें पहली जो मैराथन है 12 घंटे की मैराथन है रीजनिंग की, है ना? और सुबह 8 बजे 18 तारीख को सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। तो देखना ना भूलिएगा भाई रीजनिंग मास्टर की क्लास को, है ना? चलिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? आज की इस क्लास में साइंस विषय के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आपको अम्लों से लेकर मिलेंगे। अक्सर कर क्वेश्चंस में आते रहते हैं, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका निचोड़ आज की क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? जल्दी से फटाफट से बताइए भाई, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर मैं ले लेता हूं। चलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बेटा ऑक्सैलिक अम्ल है। फेरस ऑक्सलेट के रूप में फोटोग्राफी में हम ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? फॉर्मिक अम्ल कहां होता है? तो बेटा चींटियों से प्राप्त होता है। चींटियों में होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहां मिलेगा आपको? जो खट्टे फल हैं जैसे नींबू, उसमें आपको साइट्रिक अम्ल मिलेगा। एसिटिक अम्ल कहां मिलता है? सिरका जो होता है उसमें आपको एसिटिक अम्ल मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 क्वेश्चंस आपको मिल गए। फॉर्मिक अम्ल कहां मिलेगा? चींटियों में। साइट्रिक अम्ल कहां मिलेगा? नींबू में। एसिटिक अम्ल कहां मिलेगा? सिरका में। और फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल के रूप में, फेरस ऑक्सलेट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। एसएससी टियर 1 2014 परीक्षा का प्रश्न है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था? जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाने में, बुलंद दरवाजे में। वेयर डिड अकबर होल्ड दिस हिज रिलीजियस डिस्कशंस? बताओ भाई फटाफट से। अकबर मुगल वंश का एक प्रमुख शासक रहे। अकबर वो धार्मिक परिचर्चाएं कहां पर किया करते थे? इस चीज का जवाब आप लोगों को मुझे बताना है।
आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इबादत खाना बिल्कुल सही जवाब है। धार्मिक परिचर्चाओं के लिए ही इबादत खाने का निर्माण किया गया था। गुरुवार सायं इस इबादत खाने में धार्मिक परिचर्चाएं हुआ करती थी। प्रारंभ में इस्लाम से संबंधित धार्मिक परिचर्चाएं होती थी, बाद में हिंदू, जैनी, पारसी, ईसाई इन सभी धर्मों से संबंधित धार्मिक परिचर्चाएं इबादत खाने में होने लगी। ये इबादत खाना कहाँ बनवाया गया? फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया मेरे बेटा। बुलंद दरवाजा भारत के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक है, किसने बनवाया? अकबर ने। कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल आपको कहाँ मिलता है? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। जोधाबाई महल कहाँ मिलेगा आपको? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। ठीक है जी। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप बेटा, है ना। 1575 ईस्वी में इस इबादत खाने का निर्माण कराया गया था और 1578 ईस्वी में इसी को धर्म संसद का रूप भी अकबर ने प्रदान किया था। किसका रूप प्रदान किया था? धर्म संसद का रूप भी अकबर ने प्रदान कर दिया था। तो अकबर से संबंधित प्रश्न है, मैंने फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया। एसएससी टियर 1 2014 परीक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 का प्रश्न है। पूछा गया आपसे कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर आप सभी लोगों को मुझे बता देना है कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर गुरुजी ये है। जल्दी से बताइए। प्रांतीय स्वायत्तता, आप जानते हैं भारत के संविधान का, वर्तमान संविधान का जो ज्यादातर हिस्सा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है मेरे बेटा। कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही मेरे बेटा प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया। ठीक है जी, प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में जो डायरकी चली आ रही थी, द्वैध शासन चला आ रहा था, वो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश इसमें की गई और जो द्वैध शासन लगाया गया वो केंद्र में लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा। केंद्र में डायरकी लगा दी गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और भारतीय संविधान का अभी भी ज्यादातर हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही संबंधित है। बाद बाकी 1909 का जो अधिनियम था बेटा, वहां पर मैं बार बार आपको बता चुका हूं, पृथक निर्वाचक मंडल, जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया जिससे हिंदू मुस्लिम एकता पर कुठाराघात हुआ, वो 1909 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो बेटा लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ वो आपका 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा हुआ। ठीक है जी। तो इस प्रकार से, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। ठीक है जी। चलिए, इस प्रकार से इस 4 ऑप्शंस में से चारों को मैंने समझाया, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयत्न भी किया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के विमुद्रीकरण के निर्णय को सही ठहराया है। सरकार ने विमुद्रीकरण निम्न में से किस उद्देश्य से किया था? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 4-1 यानी कि 5 जजों की बेंच ने 4:1 के मत से क्या दिया? एक निर्णय दिया जिसमें कि वर्ष 2016 में सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए गए थे उस विमुद्रीकरण को सही ठहराया गया। अब आपको बताना है सरकार ने जो विमुद्रीकरण किया वो क्यों किया, किन उद्देश्यों से किया। 3 उद्देश्य दे रखे हैं: नकली नोट हटाना, कर चोरी रोकना, जनता पर अंकुश लगाना। और 3 उद्देश्यों की जो उद्देश्य दे रखे हैं उनमें से कौन कौन सा सत्य है, ये कोड की सहायता से चयनित करके आपको मुझे बताना है। जल्दी से बताइए भाई। देखिए ध्यान रखना, जो सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था कर चोरी रोकना, वो था काले धन पर अंकुश लगाना, वो क्या था? वो नकली नोटों को हटाना,
ये सारे के सारे उद्देश्य थे, लेकिन जनता पर अंकुश लगाना उसका उद्देश्य नहीं था। जनता पर अंकुश लगाना नहीं था, कर चोरी पर अंकुश लगाना था, नकली नोटों को हटाना था, है ना, काले धन को रोकना था, काले धन को वापस लाना था, ये सभी उद्देश्य थे मेरे बेटा। लेकिन जो सी में दे रखा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, इसीलिए जो कोड नंबर 2 है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उससे पहले जो मेरे अंग्रेजी मीडियम के प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आप अपना देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आपसे पूछा गया है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण खट्टा हो जाता है मुझे बताइए फटाफट से। कार्बोनिक अम्ल के द्वारा, लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण और एसिटिक अम्ल के कारण। बताओ भाई फटाफट से। खुले में अगर दूध रखोगे तो वो खट्टा हो जाएगा, कारण क्या है? खुले में दूध रखने पर आप सभी लोग जानते हैं बहुत से रोगजनक सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और ये जो रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं वो दूध की जो शर्करा है जिसे लैक्टोज कहते हैं उसे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। और ये जो लैक्टिक अम्ल है मेरे बेटा, वही लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार होता है किसके लिए? जिम्मेदार होता है दूध के खट्टेपन के लिए। किसके लिए? दूध के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है। साइट्रिक अम्ल के बारे में बता चुका, नींबू आदि में मिलता है, ठीक है जी। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल किसके खट्टेपन का कारण है? दूध के खट्टेपन का कारण है। चलें भाई, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। 7वां प्रश्न है, एसएससी टियर 1 2014 परीक्षा से ही संबंधित है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आप जानते हैं कि धन विधेयक पर राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार होते हैं, लोकसभा को अधिकार ज्यादा होते हैं। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही आता है ना। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो विनिश्चय अंतिम रूप से करता है वो कौन करता है मेरे बेटा? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ने अगर किसी विधेयक पर धन विधेयक की मोहर लगा दी तो वो अंतिम है कि वो धन विधेयक ही माना जाएगा, ठीक है जी। क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। और फिर उस विधेयक पर राज्यसभा को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं रहेंगे, सीमित अधिकार हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो राइट आंसर न तो राष्ट्रपति है, न वित्त मंत्री है, न प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का राइट आंसर है। देश के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, देश के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, और वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, एसएससी 10+2 2012 परीक्षा का प्रश्न है। आपसे पूछा गया है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने। बताओ भाई, हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम? किसने स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रणाली? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और बाबर ने। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप जानते हैं मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित है? चंगेज खान की एक प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली। चंगेज खान मंगोल शासक, उसकी प्रणाली थी दशमलव प्रणाली, उससे संबंधित है ये मनसबदारी प्रणाली। और ये किसने स्टार्ट की थी? तो बेटा अकबर महान ने स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की? अकबर ने स्टार्ट की थी, मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की थी। ये जो मनसबदारी प्रणाली है, उन व्यक्तियों को मनसब दिए जाते थे जो शाही सेना का हिस्सा हुआ करते थे, है ना। जो पद हुआ होता था उसे कहते थे मनसब, जिस व्यक्ति को मिलता था उसे कहते थे मनसबदार। और ये जो प्रणाली कहलाती थी वो मनसबदारी सिस्टम या मनसबदारी प्रणाली कहलाती थी। बाद बाकी मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे, बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र, हुमायूं के बाद जो गद्दी पर बैठा वो अकबर थे, अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर बैठे, जहांगीर के बाद गद्दी पर शाहजहां बैठे थे। ये मुगल शासकों का क्रम मैंने आप लोगों को बताया है। बाद बाकी राइट आंसर आप लोगों को पता चल चुका है। इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे बेटा है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। आपसे पूछा गया 25 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी। उन्होंने निम्न में से कौन सा दैनिक पत्र या पत्रिका का संपादन किया था? बताइए भाई।
हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, अभ्युदय। अब आपको चयनित कर लेना है, कोड दे रखे हैं केवल ए, केवल बी, केवल एसी, केवल एबीसी। बताओ भाई राइट आंसर क्या है। मदन मोहन मालवीय जो कि एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र का संपादन किया उसमें बेटा हिंदुस्तान भी था, उसमें इंडियन ओपिनियन भी था, उसमें अभ्युदय भी था और उसमें मर्यादा भी था। ये चार चीजें जो है वो संबंधित है मदन मोहन मालवीय से। यहां पर तीन चीजें दे रखी हैं, तीनों सही है, इसीलिए कोड नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोड नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी बेटा निराश न हो, आपके लिए बड़ा प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा सा दूसरे पेज पर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। कोड नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने भाई, यूपीपीसीएस 2017 परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? अंगूर, अम्ल, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में जो अम्ल विद्यमान रहता है वो बताइए। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैंने बताया था आज साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसमें अम्लों की प्रधानता है। 3-4 क्वेश्चन इससे संबंधित मैंने दिए हैं। इस क्यों दिए हैं? जिससे कि जो अम्लों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन पर आप पकड़ बना सकें, इसलिए। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर डी है, टार्टरिक अम्ल। ध्यान रखना, अंगूर में, इमली में और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अम्ल जो है टार्टरिक अम्ल है। बाद बाकी एसिटिक अम्ल के बारे में बता चुका, सिरका में मिलता है। सिट्रिक अम्ल के बारे में बता चुका, नींबू में मिलता है। और लैक्टिक अम्ल के बारे में बता चुका, दूध के खट्टेपन का कारण है। दूध के खट्टेपन का कारण है। ठीक है, दूध के खट्टेपन का कारण है। लैक्टोज शर्करा सूक्ष्म जीवों के द्वारा लैक्टिक अम्ल में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण क्या है? दूध खट्टा हो जाता है। चलें भाई, 11वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, एसएससी सीएचएसएल 2018 परीक्षा का प्रश्न है। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? आप जानते हैं ना, मध्यकालीन भारत में आप पढ़ते हैं सल्तनतकालीन व्यवस्था और मुगल वंश, दो सिस्टम्स को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वो कला है जिसका विकास सल्तनत काल में धुआंधार हुआ? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला और संगीत कला। बताओ वही फटाफट से राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को मुझे बताना है, सही जवाब क्या है। और अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की चर्चा बेटा मैं जी आपके साथ करूं तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो स्थापत्य कला होगी। सल्तनत काल में जिस कला का धुआंधार विकास हुआ वो कला स्थापत्य कला होगी, है ना। आपने देखा होगा कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, बलवन का मकबरा, ये सारी की सारी चीजें किस काल में निर्मित हुई? तो सल्तनत काल में निर्मित हुई। ये किससे संबंधित है? स्थापत्य कला से संबंधित है। चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो जहांगीर का काल था बेटा। क्वेश्चन आता है कि बताओ किस शासन का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल था? तो वो मेरे बेटा किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था, जो मुगल वंश से संबंधित था। बादवा की सल्तनत काल से संबंधित अगर किसी विशेष कला की चर्चा हो तो आप आंसर स्थापत्य कला लगाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी इमारतों के नाम अभी अभी आपको बताए हैं जो सल्तनत कालीन है। चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न एसएससी एमटीएस 2012 परीक्षा से संबंधित है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट? एसएससी एमटीएस 2012 परीक्षा का प्रश्न बताइए भाई, फटाफट से आप आंसर लगाइए, फिर मैं आंसर आप लोगों को सही से बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। बताओ भाई क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, देखिए टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग बना था। विश्वविद्यालय आयोग बना था, ठीक है जी, ये याद रखना आप। इसके बाद इस आयोग
की सिफारिशों पर एक अधिनियम भी पारित किया गया जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं। ठीक है जी, कब पारित किया गया? 1904 में पारित किया गया था। और 1904 में मेरे बेटा उस समय कौन जो वायसराय थे देश के, है ना, कौन थे मेरे बेटा? बताओ भाई फटाफट से। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड मिंटो का संबंध मिंटो मार्ले सुधारों से है, मिंटो मार्ले सुधारों से है मेरे बेटा। ठीक है जी, मिंटो मार्ले सुधारों से संबंध लॉर्ड मिंटो का है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं मेरे बेटा? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में ही स्थानीय स्वशासन से संबंधित अधिनियम आया था, प्रस्ताव आया था। लॉर्ड लिटन की बात करें तो मेरे बेटा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनके समय पर आया था, और ये भारतीय भाषाओं से संबंधित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करता था, उन पर प्रतिबंध लगाता था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपके सामने रखें उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है मेरे बेटा? याद रख लेना है कि आपके 18 तारीख से मैराथन स्टार्ट हो रही हैं, है ना। आज 16 तारीख है, 18 से परसों से स्टार्ट हो रही हैं, और परसों सुबह 8 बजे आप लोगों को रीजनिंग की धमाकेदार मैराथन क्लास मिलेगी 12 घंटे की। सभी लोग जुड़ना ना भूलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं तो। चले भाई नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 13वां प्रश्न है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा। बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अरे बहुत हंसी आ रही है, बहुत आनंद आ रहे हैं, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल लगभग 12 घंटे की होगी बेटा, और आप सभी के आंसर बिल्कुल चेंज्ड हैं, कंफ्यूजन में हैं। आप लोगों ने एक स्वर में आंसर नहीं दिया, लेकिन राइट आंसर बेटा इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये जो है मेरे बेटा वो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में अग्रणी राज्य हैं, है ना। क्या है? अग्रणी राज्य हैं। इनका जो स्थान है वो ऊपर से है, ठीक है, यानी उत्तम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। बिहार और झारखंड ऐसे राज्य रहे, बिहार और झारखंड ऐसे राज्य रहे जिन राज्यों को दर्जा जो है, यानी कि जिन राज्यों जो इनका स्टेटस जो है वो संतोषजनक नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के अनुसार। लेकिन किनका संतोषजनक रहा? पौंडीचेरी का, लक्षद्वीप का और गोवा का। किनका संतोषजनक नहीं रहा? बिहार और झारखंड का नहीं रहा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने देखें भाई, लोअर पीसीएस 2007 परीक्षा का प्रश्न है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, सोडियम का, किसका प्रयोग किया जाता है माचिस की तीली बनाने के लिए? बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर लगाना है, सही जवाब मुझे चयनित करके बताना है करेक्ट आंसर क्या है। आप सभी लोगों ने नाम बता दिया है। मेरा नाम अरुण सक्सेना है बेटा जी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अमित यादव जी, थैंक यू वेरी मच। इस प्रश्न का राइट आंसर ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं फास्फोरस, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। माचिस बनाने के लिए ऐसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो जल्दी जले, और उस पर आगे की तरफ फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है। फास्फोरस का लेप चढ़ाने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का, ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल की लेड ग्रेफाइट से बनती है ना। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें मंदक का कार्य भी ग्रेफाइट करता है। ठीक है। सिलिकॉन की बात करें
तो आप जानते हैं पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो सिलिकॉन है। ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम बेटा हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोडियम। सिलिकॉन क्रस्ट में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और ग्रेफाइट क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसका काम करता है? मंदक का कार्य करता है। बाद बाकी माचिस बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो फास्फोरस का प्रयोग वहां पर करते हैं। चले भाई नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा 2017 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था ये बताइए। अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर मुझे बताना है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का ये बताइए। आप सभी ने मेरे बेटा इस प्रश्न का आंसर लगाया है और आप सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब आंसर इसका भी मुझे ही बताना है। राइट आंसर औरंगजेब है बेटा। औरंगजेब शाही दरवेश, जिंदा पीर, इन नामों से अगर किसी मुगल बादशाह को जाना जाता था तो वो मुगल बादशाह औरंगजेब थे। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब जो है वैसे धार्मिक रूप से कट्टर थे, पूर्णतः इस्लामी कानूनों के अनुसार वो शासन चलाना पसंद करते थे। इनके बारे में कुछ अच्छी चीजें ये सुनी जाती हैं कि ये जनता पर जो कानून लागू करते थे उसको पहले अपने ऊपर लागू कर देखते थे, और इसीलिए इनको शाही दरवेश और जिंदा पीर का दर्जा दिया जाता था। ठीक है जी। इसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये क्रम है। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां। ये बेटा मुगल शासकों का क्रम है। शाहजहां के बाद फिर कौन गद्दी पे बैठे? औरंगजेब। चले भाई एसएससी 10+2 2012 परीक्षा का प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, और अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। बताओ भाई फटाफट से अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? आप पढ़ते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है किसके संविधान से सीखकर? कनाडा के संविधान से सीखकर। कनाडा के संविधान से हमने ये चीज लिया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र यानी कि संसद को दे दी गई हैं, है ना। तो बताओ मेरे बेटा वो अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं? अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं मेरे बेटा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। संघ सूची पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य का विधानमंडल बनाता है, और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची पर कानून राज्य का विधानमंडल और संसद दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून एक दूसरे से अपोजिट हैं तो फिर संसद द्वारा बनाया गया कानून विधिमान्य होगा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में। अब कोई भी विषय जो संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो विषय किस में आएगा? वो अवशिष्ट विषय है। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? वो शक्ति संसद के पास है। ये विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर मिल चुका है। अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार बेटा केंद्र सरकार या संसद के पास है, संघ सूची का विषय है। आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार जो है, आपातकाल से संबंधित अधिकार भी बेटा संसद के पास है।
ठीक है जी। और अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जा सकता है वो समवर्ती सूची में आते हैं, लेकिन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में जो शामिल नहीं है उसी को अवशिष्ट शक्तियां हम लोग कहते हैं। चले भाई नेक्स्ट अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न आपके सामने है। भारत हाल ही में वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है भारत। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। भारत वासेनार समझौते में 2017 में 42वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनार एग्रीमेंट के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बना है। वासेनार समझौते में मिसाइल तकनीकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। बताओ भाई, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर इसके बाद दे रखे हैं कोड। सही जवाब का चयन आप लोगों को कर देना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर फिर हो जाएगा? सभी के कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चा, परेशान ना हो आप, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का जो राइट कोड है बेटा वो है 3, यानी सॉरी 2, इसका राइट कोड है। यानी कि भारत वासेनार समझौते में 2017 में 42वें देश के रूप में शामिल हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 42 देश इसमें आते हैं और 42वां देश बना था भारत। भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनार एग्रीमेंट के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बना है। यह भी बात बिल्कुल सत्य है ना। और जो वासेनार समझौता है वो किससे संबंधित है बताइए भाई, किससे संबंधित है वासेनार समझौता? व्यापार नियंत्रण प्रशासन से संबंधित है, ठीक है जी। और इसीलिए जो राइट कोड होगा इसका वो मेरे प्यारे बच्चा 2 होगा, ठीक है। कोड नंबर 2 यानी कि ए व बी बिल्कुल सही जवाब है यहां पर 17वें प्रश्न में। 18वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखें, उससे पहले यहां पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी चीज है, यानी कि आपको भी पूरा मौका मिलेगा अच्छी तरीके से पढ़ने का। 18वां प्रश्न झारखंड पीसीएस 2003 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए भाई। घरेलू प्रशीतक यानी कि फ्रिज, हम आप रेफ्रिजरेटर हम कह सकते हैं। इसमें रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त चीज इनमें से कौन सी है? नियोन, ऑक्सीजन, फ्रियोन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत सरल प्रश्न है, घरेलू जीवन से, सामान्य जीवन से संबंधित प्रश्न आप लोगों को बताना है। ये जागरूकता से संबंधित प्रश्न भी है, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आस्था चौधरी जी, आपका प्रणाम पूरी तरीके से स्वीकार है बिजनौर की धरती से। योगेश केशरवाल जी, बेटा बहुत जूम है, पूरे उस पर आ रहा है पेज पर, और जूम कर दूंगा तो अंग्रेजी हिंदी में से कोई एक चला जाएगा। जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, फ्रियोन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बेटा। घरेलू प्रशीतकों में जो प्रयोग किया जाता है वो फ्रियोन प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा आप, नियोन जो है वो एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है मेरे बेटा। नियोन, रेडॉन, जेनॉन, ऑर्गन, ये सब क्या है? इनएक्टिव गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं वो है ऑक्सीजन मेरे बेटा। और वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अगर कोई है तो वो कौन सी है? वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, एसएससी सीपीओ 2015 परीक्षा का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह तुगलक ने। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ भाई फटाफट से करेक्ट आंसर क्या है इस प्रश्न का। किस बादशाह ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था? सती प्रथा के संबंध में राजा राममोहन राय का नाम सुना होगा, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा। लेकिन अब वो सुल्तान की बात आ रही है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बेटा मोहम्मद बिन तुगलक है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ये होली आदि त्योहारों में भाग भी लिया करता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक भाग लिया करता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण की थी। द्वितीय सिकंदर,
सिकंदर ए सनी, द्वितीय सिकंदर, इसकी इत्यादि उपाधियां अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। विस्तारवादी नीति अलाउद्दीन खिलजी की थी, जिसके लिए ये जाना जाता था। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा इसको सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में आप जानते हैं, जो खिलजी वंश है उसका संस्थापक था ये। खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक था ये कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार इत्यादि शहरों को बसाया था। उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, चलिए तो ध्यान रखिएगा, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद आदि जो शहर बसाए गए थे वो किसके द्वारा बसाए गए? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। ठीक है जी, चलिए तो इस प्रकार से चारों शासकों के बारे में जानकारी मिली, राइट आंसर भी मिल गया। 20वां प्रश्न आपके सामने, एसएससी 10+2 2010-2012 परीक्षा का प्रश्न। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? 0 आवर का अर्थ बताना है आपको। प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तब का समय। बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर क्या है? शून्यकाल 0 आवर क्या है? फटाफट से बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नकाल से पहले का समय नहीं है शून्यकाल, पहला घंटा प्रश्नकाल ही कहलाता है। ठीक है, पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, संसदीय कार्यवाही का। इसके बाद सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल ही है, यानी कि यह भी सही जवाब नहीं है और यह भी सही जवाब नहीं है। जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो फिर उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, न कि शून्यकाल पर, इसीलिए यह भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। शून्यकाल शुरुआत होती है इसकी 12 बजे। कितने बजे शुरुआत होती है? 12 बजे, और उस समय घड़ियां 0000 दिखाती हैं, इसीलिए समाचार पत्रों ने, मीडिया ने इसको नाम दे दिया था 0 आवर। इसमें बिना पूर्व सूचना के कोई संसद सदस्य प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी, चलें अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 21वां प्रश्न है। एसएससी टियर 1 परीक्षा 2017 से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी ने दिया, दयानंद सरस्वती जी ने दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया कि राजा राम मोहन राय जी ने दिया? 4 ऑप्शंस हैं, बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चयनित करके बताना है। सही जवाब का चयन करिए फटाफट से। वेदों की ओर लौटो किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 1875 ईस्वी में इनके बारे में आप जानते हैं ना, बंबई में किसकी स्थापना की थी इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो वैदिक धर्म है, शुद्ध रूप से वैदिक धर्म की ओर लौटना। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही नारा दिया था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म चलाया था। कौन सा धर्म चलाया था? सिख धर्म चलाया था मेरे बेटा। ठीक है जी, इसके बाद मेरे बेटा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन चलाया। क्या चलाया जी? रामकृष्ण मिशन को चलाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। और राम मोहन राय सती प्रथा के अंत से संबंधित महान व्यक्ति थे। राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता के तौर पर इनको जाना जाता है, और राजा की इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। राम मोहन राय इनका नाम था। ठीक है जी, चलिए तो इस प्रकार से 21वें प्रश्न का भी पूरा की पूरा आंसर आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखूंगा। 22वां प्रश्न है, एसएससी टियर 1 2015 परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा गया है सुनिए। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, और गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही जवाब का चयन आपको मुझे देना है, करना है, सही जवाब का चयन करना है। बताइए भाई फटाफट से राइट आंसर। महात्मा गांधी जी से संबंधित एसएससी टियर 1 2015 परीक्षा का प्रश्न। देखिए, गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है।
ठीक है जी, जो सही नहीं है उसको चयनित करना है, लेकिन ये तो सही है। इसके बाद गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, बिल्कुल सत्य बात है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि राजनीति को धर्म के दायरे में ही होना चाहिए, यानी कि उन्होंने माना था कि इनके बीच निकट संबंध होता है। सी है कि गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, यह गलत है। मैंने अभी भी आपको बताया कि गांधी जी ने क्या वकालत की थी कि राजनीति को धर्म के दायरे में रखना चाहिए, ठीक है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि 3 स्टेटमेंट सत्य है, 1 स्टेटमेंट असत्य है, वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न भी आपने अच्छी तरीके से तय कर लिया। 23वां प्रश्न आपके सामने देखिए, हाल ही में संपन्न फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फीफा वर्ल्ड कप 2022, अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विश्व कप जीता है। इस विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर लाइव था। इस विश्व कप में दुनिया के 32 देशों की टीमों ने भाग लिया था। बताओ भाई, कोड ये दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट्स के आधार पर आंसर का चयनित करिए। कोड वहां पर दे रखे 1 2 3 4। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोगों ने लगाया है ऑल, बिल्कुल सत्य बात है बेटा। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया और फ्रांस को हराकर मेरे बेटा फीफा फुटबॉल विश्व कप तीसरी बार जीत लिया, ठीक है। इस विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर लाइव था, जो अरबी भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला प्लेयर, ठीक है जी। और यानी कि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही, और तीसरा स्टेटमेंट है कि 32 देशों की टीम ने भाग लिया था, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इसका मतलब कोड नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 24वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, 24वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखें। उससे पहले आप आंसर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चा। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश का वर्जन भी उपलब्ध है। एसएससी सीपीओ 2017 परीक्षा का प्रश्न 24वां है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? यानी कि पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ भाई फटाफट से। देखिए, पहली महिला राज्यपाल की चर्चा करें तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी और भारत की तथा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अब अगर हम बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो बेटा पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, जो उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो बेटा ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, ठीक है जी। और अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित जी की, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। दूसरी बात, पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ये कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक है जी। भारत सरकार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। यानी कि ये स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है। 4 विकल्पों की जानकारी आप लोगों को हुई। राइट आंसर श्रीमती सरोजिनी नायडू है। आपसे एक बार फिर वही चीज, 18 तारीख को सुबह 8 बजे रीजनिंग की मैराथन क्लास होने जा रही है। आप सभी लोग इसको अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर करें। 25वां लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने है। एसएससी टियर 1 2015 परीक्षा से संबंधित है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आपने सुना होगा। त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित प्रश्न है। बताओ किसे हराया था सुभाष चंद्र बोस ने? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और बीबी पटेल, वल्लभ भाई पटेल। बताओ भाई फटाफट से, किसे हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में जिस व्यक्ति को हराया वो पट्टाभी सीतारमैया थे। और बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी जी का सपोर्ट पट्टाभी सीतारमैया जी के साथ था और उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया था। लेकिन महात्मा गांधी जी के असहयोग के कारण
1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले पीएम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चा, पहले होम मिनिस्टर आपके थे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है पट्टाभी सीता रमैया। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस। विशेष तौर पर इन नामों को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में हम सभी लोगों ने मिलकर की है। और इसी प्रकार से कल फिर से आपके साथ मैं मिलूंगा और 3 बजे ही मिलूंगा और फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा जिस पर हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। अब चलने की इजाजत आपसे चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।